नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 9 मार्च के करंट अफेयर्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा, सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य से सागर परिक्रमा पहल का उद्घाटन किया है। आज दोस्तों बात करें सागर परिक्रमा पहल की, ये पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा किस राज्य से इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात राज्य से। दोस्तों याद रखिएगा गुजरात राज्य से सागर परिक्रमा पहल का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सागर परिक्रमा पहल का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। और किस राज्य में? तो दोस्तों गुजरात राज्य में। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, ये जो पहल है ये किस लिए की गई है? पहल इसकी शुरुआत दोस्तों तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए इसकी शुरुआत की गई है सागर परिक्रमा पहल की। और दोस्तों किन मंत्रालयों के द्वारा? दोस्तों मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। याद रखिएगा मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और दोस्तों यह परिक्रमा पहल जो सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत की गई ये 2 चरणों में की गई। दोस्तों पहला चरण 5 मार्च को मांडवी से शुरू हुआ था और 6 मार्च पोरबंदर में हुआ। याद रखिएगा पहला चरण दोस्तों 5 मार्च मांडवी से शुरुआत की गई और कहाँ तक? तो दोस्तों 6 मार्च पोरबंदर तक। याद रखिएगा। आज दोस्तों अब बात करें गुजरात राज्य की। दोस्तों आज वीडियो में हम गुजरात राज्य को कवर करेंगे। तो दोस्तों गुजरात की बात करें इसका गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा गुजरात का गठन 1 मई 1960 में 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन हुआ। और दोस्तों 1 मई 1960 को और किस राज्य का गठन हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों बात करें गुजरात की राजधानी की तो याद रखिएगा गांधीनगर हो जाती है गुजरात की राजधानी। दोस्तों गांधीनगर। अगर कुल जिलों की बात करें तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं गुजरात राज्य में? दोस्तों 33 जिले हो जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल दोस्तों आचार्य देवव्रत, ये दोस्तों गुजरात राज्य के राज्यपाल हो जाते हैं। दोस्तों बात करें गुजरात के सबसे बड़े शहर की, तो दोस्तों गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद हो जाता है। और दोस्तों अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा साबरमती नदी के किनारे हो जाता है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद, ये सबसे बड़ा शहर हो जाता है गुजरात का। अगर गुजरात की विधानसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों टोटल 182 सीटें हो जाती हैं। राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं और लोकसभा की 26 सीटें हो जाती हैं। दोस्तों इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा क्योंकि आपके स्टेट लेवल एग्जाम में ये सभी पॉइंट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हर एक वीडियो में हम डेली एक स्टेट को कवर करते हुए चल रहे हैं कि ताकि आपसे स्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटने पाए। अब चलिए देखते हैं आगे। अब बात करें राजकीय प्रतीकों की। दोस्तों गुजरात का राजकीय गीत क्या हो जाता है? जय जय गुजराती गरवी। याद रखिएगा जय जय गुजराती गरवी ये गुजरात का दोस्तों राजकीय गीत है। अगर राजकीय पशु की बात करें तो एशियाटिक लायन दोस्तों ये गुजरात का राजकीय पशु हो जाता है। अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो ग्रेट फ्लेमिंगो। ग्रेट फ्लेमिंगो को दोस्तों कहाँ का राजकीय पक्षी हो जाता है? तो गुजरात का। राजकीय फूल की बात करें तो गेंदा का फूल मेरीगोल्ड दोस्तों ये गुजरात का राजकीय फूल है। नेशनल पार्कों की बात करें गुजरात राज्य के दोस्तों गिर नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ के हो जाते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा ये चारों नेशनल पार्क ये दोस्तों गुजरात राज्य के हो जाते हैं। और दोस्तों गिर नेशनल पार्क ये याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि एशियाटिक लायन के लिए है। एशियाटिक लायन के लिए कौन सा पार्क हो जाता है? तो दोस्तों गिर नेशनल पार्क याद रखिएगा। और डांसों की बात करें गुजरात राज्य की तो गरबा, टिप्पानी, डांडिया रास, भवाई, पधार, हुड्डो, राहुदो दोस्तों ये गुजरात राज्य के डांस हो जाते हैं, जिसमें से टिप्पानी और भवाई दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा गुजरात का हो जाता है टिप्पानी और भवाई दोस्तों। और पधार, हुड्डो, रोहदो, डांडिया रास, गरबा ये सभी भी गुजरात के हो जाते हैं। अब गुजरात के फेस्टिवलों की बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करें मोढेरा नृत्य महोत्सव की, कावंत मेला, शासन गिर महोत्सव और तारमेर महोत्सव दोस्तों ये सभी महोत्सव कहाँ के हो जाते हैं? तो गुजरात राज्य के।
और दोस्तों अगर गुजरात राज्य से कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की बात करें, जो कि आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी बनते हैं गुजरात राज्य से। और दोस्तों बात करें, यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को 40वां विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। याद रखिए, तो दोस्तों याद रखिएगा 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा हो जाता है? दोस्तों धोलावीरा शहर हो जाता है। अगर 39वें की बात करें तो दोस्तों रमप्पा मंदिर तेलंगाना में, उसको 39वां विश्व धरोहर स्थल हो जाता है, जो कि यूनेस्को के द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों याद रखिएगा। अब अगर बात करें विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा की, दोस्तों कौन सी हो जाती है? दोस्तों याद रखिएगा, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। और दोस्तों किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य के केवड़िया में है। दोस्तों याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाती है, जो कि किसकी है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हो जाती है। और दोस्तों कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य के केवड़िया में। आज दोस्तों बात करें गुजरात की, तो गुजरात राज्य में दोस्तों पहला बालिका पंचायत भी हुआ था, चुनाव संपन्न हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों कहाँ पे? तो गुजरात के कुनरिया गांव में। दोस्तों ये पहला बालिका पंचायत चुनाव हुआ था, जो कि गुजरात राज्य के कुनरिया गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आज दोस्तों बात करें गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है, दोस्तों उसका नाम क्या हो जाता है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? तो अहमदाबाद में है, और साबरमती नदी के किनारे वो भी बना हुआ है। याद रखिएगा। अब दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? और बात करें डोनेट ए पेंशन की पहल की शुरुआत की, दोस्तों किस मंत्रालय की द्वारा की गई है? दोस्तों श्रम मंत्रालय के द्वारा डोनेट ए पेंशन की शुरुआत की गई है। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, दोस्तों केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 मार्च 2022 को इस पहल की शुरुआत की है। याद रखिएगा किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस पहल के उद्घाटन किया गया है। दोस्तों बात करें इस पहल किस योजना के तहत इसका अभियान को शुरू किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन डोनेट ए पेंशन अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की, यह योजना कब शुरुआत की गई थी? दोस्तों याद रखिएगा 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई। 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई। कब? तो दोस्तों 2019 में। और दोस्तों इस योजना के तहत दान पेंशन की शुरुआत की गई है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम पूछा कि डोनेट अ पेंशन अभियान की शुरुआत किस योजना के तहत की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा PMSYM के तहत। और दोस्तों किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी हो जाते हैं, जिनके द्वारा 7 मार्च 2022 को शुरुआत की गई इस योजना की। दोस्तों इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें, क्या उद्देश्य है? तो इस पहल के तहत दोस्तों नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगार या ड्राइवर या सहायकों को आज को पेंशन फंड में प्रीमियम राशि प्रदान करके योगदान कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इस पहल की उद्देश्य की। तब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किसके द्वारा पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अगर बात करें पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों बात करें पुणे मेट्रो रेल परियोजना की, तो दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है इस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की? तो दोस्तों इसकी टोटल लंबाई 33 किलोमीटर, लगभग 33 किलोमीटर हो जाती है पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की। याद रखिएगा। और दोस्तों इसके कुल स्टेशनों की बात करें तो इसमें दोस्तों इस प्रोजेक्ट में टोटल 30 स्टेशन हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ये देश की पहली मेट्रो प्रोजेक्ट है जिसमें एल्युमिनियम बॉडी के कोच लगाए जाएंगे। याद रखिएगा एल्युमिनियम बॉडी के कोच लगने वाली दोस्तों पहली कौन सी मेट्रो प्रोजेक्ट हो जाती है? तो दोस्तों पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो जाता है। दोस्तों इसमें कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चनों की बात करें, दोस्तों बात करें भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी थी? दोस्तों याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता मेट्रो, जो कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन हो जाती है। अगर दोस्तों बात करें विश्व की सबसे लंबी मेट्रो की, तो लंदन मेट्रो हो जाती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी मेट्रो हो जाती है। और दोस्तों भारत में पहली मेट्रो ट्रेन दोस्तों कोलकाता मेट्रो ट्रेन हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली नाम क्या है जो ट्रेनों के बीच टकराव को रोकता है? दोस्तों ये भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक प्रणाली है, इसका नाम क्या हो जाता है जो कि ट्रेनों के बीच टकराव को रोकता है? तो दोस्तों कौन सी हो जाती है? तो ऑप्शन बी कवच। याद रखिएगा कवच ये दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक प्रणाली है जो कि दो ट्रेनों के बीच के टकराव को रोकता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों गुल्ला गुड्डा, याद रखिएगा गुल्ला गुड्डा और चिटगुड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्य प्रणाली का परीक्षण किया गया। दोस्तों इस कवच कार्य प्रणाली का परीक्षण कहाँ पे किया गया? अगर आपसे एग्जाम पूछता है तो दोस्तों याद रखिएगा गुल्ला गुड्डा से चिटगुड्डा तक। याद रखिएगा गुल्ला गुड्डा और चिटगुड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच
कवच कार्यप्रणाली का परीक्षण किया गया था। और दोस्तों इसका परीक्षण की जांच किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों याद रखिएगा वीके त्रिपाठी, जो कि प्रेजेंट टाइम में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हो जाते हैं। और केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री कौन हो जाते हैं, अश्विनी वैष्णव जी। दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी और वीके त्रिपाठी जी के द्वारा इस कार्यप्रणाली की जाँच की गई है। और दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। याद रखिएगा कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा और किस हिस्से के रूप में, तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के हिस्से में। और 2000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राजनयिक मुकुल आर्य का अचानक निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय राजदूत थे। तो दोस्तों ये भारतीय राजनयिक मुकुल आर्य जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस देश के भारतीय राजदूत थे, दोस्तों फिलिस्तीन के थे। याद रखिएगा दोस्तों मुकुल आर्य किस देश में भारतीय राजदूत थे, तो फिलिस्तीन के थे, जिनका अचानक निधन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए, याद रखिएगा ऑप्शन ए मिथाली राज। दोस्तों ये पहली महिला बन गई हैं जो कि 6 विश्व कप खेलने वाली हैं। दोस्तों इन्होंने कब कब विश्व कप खेले, तो ये भी जान लेते हैं। इन्होंने 2000 में पहला विश्व कप अपना शुरू किया था, और 2005 में, 2009 में, और 13 में, और 17 में, और छठा विश्व कप दोस्तों 2022 में, जो कि न्यूजीलैंड में चल रहा है महिला विश्व कप, वो भी मिथाली राज द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला बन जाती हैं मिथाली राज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों मिथाली राज का किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा ये राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों ये विश्व की तीसरी खिलाड़ी बनी है, याद रखिएगा विश्व की तीसरी खिलाड़ी बनी है जो कि 6 विश्व कप खेलने वाली। और दोस्तों ये पहली महिला हो जाती हैं। और खिलाड़ियों में बात करें दोस्तों विश्व की तीसरी खिलाड़ी हो जाती है। तो दोस्तों पहले खिलाड़ी कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा पहले खिलाड़ी हो जाते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हो जाते हैं दोस्तों विश्व में। और दूसरे की बात करें तो जावेद मियांकर दोस्तों दूसरे हो जाते हैं। और तीसरे खिलाड़ी कौन हो जाते हैं, तो मिथाली राज हो जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के लिए टेस्ट में दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा दूसरे सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज आर अश्विन बने हैं। आर अश्विन जिन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। याद रखिएगा इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो दोस्तों कपिल देव का, जो कि पहले खिलाड़ी थे कपिल देव जी, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट लिए थे। ये भी याद रखिएगा कितने कुल विकेट लिए, तो 434 विकेट लिए थे, जिसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। और दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले टेस्ट के गेंदबाज बन गए हैं तो दोस्तों आर अश्विन। और पहले याद रखिएगा दोस्तों कपिल देव जी थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 434 कुल विकेट लिए थे, जिनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा, तो आर अश्विन ने। दोस्तों और बात करें तो ये दोस्तों भारत में अगर बात करें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन हैं, तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भी कपिल देव हो जाते हैं। अगर विश्व स्तर पर बात करें तो दोस्तों मुथैया मुरलीधरन, जो कि 800 टेस्ट विकेट लेने वाले सब विश्व में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं, मुथैया मुरलीधरन। और दोस्तों ये किस देश के थे, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो अगर बात करें भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन की किसके द्वारा किया गया है, दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों बात करें नारी शक्ति पुरस्कार ये जिसको किसे हाल ही में मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों डॉक्टर ईला लोध को दोस्तों मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। और बात करें प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो दोस्तों ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में शीर्ष पर रहा। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, याद रखिएगा तेलंगाना भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य बन गया है। और दोस्तों इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में भी सफल रहा है, याद रखिएगा। अगर तेलंगाना की बात करें दोस्तों, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, याद रखिएगा। राज्यपाल कौन हो जाते हैं तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में, तो तिमलाई सौंदरराजन दोस्तों ये तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हो जाते हैं। अब मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव दोस्तों ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना राज्य के, याद रखिएगा। इन सभी पॉइंटों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास SLENEX का नवा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। अब बात करें SLENEX दोस्तों, ये भारत की नौसैनिक और श्रीलंका की नौसैनिक एक्सरसाइज हो जाती है। याद रखिएगा SLENEX जो कि किन दो देशों की हो जाती है, तो भारत और श्रीलंका की नौसैनिक अभ्यास है ये दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और ये इसका नवा संस्करण दोस्तों कहाँ पे शुरू किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा विशाखापट्टनम में। दोस्तों SLENEX का नवा संस्करण कहाँ शुरू हुआ, तो विशाखापट्टनम में। ये भारत और श्रीलंका की नौसैनिक एक्सरसाइज हो जाती है। अगर दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें दोस्तों, SLENEX भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास है जो कि विशाखापट्टनम में 7 मार्च से 10 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा कब से कब तक, तो 7 मार्च से 10 मार्च तक, जो कि कहाँ पे दोस्तों, विशाखापट्टनम में। दोस्तों इन्हीं सब पॉइंटों से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि SLENEX का कौन सा संस्करण अब की बार आयोजित किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा नवा संस्करण हो जाता है। और किन दो देशों की ये अभ्यास हो जाती है, तो श्रीलंका और भारत की नौसेना अभ्यास हो जाती है। और दोस्तों कब से कब तक, तो 7 मार्च से 10 मार्च तक। और दोस्तों बात करें कहाँ पे, तो दोस्तों याद रखिएगा विशाखापट्टनम में। और दोस्तों ये कितने चरणों में की गई, तो दोस्तों 2 चरणों में इसको किया गया एक्सरसाइज को। पहला चरण दोस्तों 7 से 8 मार्च 2022 को विशाखापट्टनम में हार्बर फेज में किया गया। याद रखिएगा 7 से 8 मार्च जो कि पहला चरण था, जो कि विशाखापट्टनम में हार्बर फेज में किया गया। और दूसरे चरण की बात करें तो वो 9 मार्च से 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में सी फेज में किया गया। याद रखिएगा कहाँ पे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में सी फेज में किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस कब मनाया। अब बात करें CISF के स्थापना दिवस की, ये दोस्तों कब मनाया जाता है, जिसने 2022 में 53वां अपना स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए 6 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि अब की बार कौन सा था दोस्तों, 53वां स्थापना दिवस था। अब बात करें CISF की, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। दोस्तों इसकी स्थापना दिवस 53वां है, याद रखिएगा, जो कि 6 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित किया गया। याद रखिएगा 6 मार्च को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में CISF का 53वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। CISF की बात करें दोस्तों, इसकी इस्टेब्लिशमेंट मुख्यालय या CEO चेयरमैन की, दोस्तों इसके फुल फॉर्म हो जाता है CISF का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। याद रखिएगा अगर इसकी स्थापना की बात करें तो CISF की स्थापना दोस्तों 10 मार्च 1969 को भारत की संसद के एक अधिनियम के तहत पूरे भारत में सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए की गई थी। याद रखिएगा स्थापना कब हुई, तो 10 मार्च 1969 को भारत की संसद के एक अधिनियम के तहत दोस्तों इसकी स्थापना की गई, जो कि भारत में सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए की गई थी। याद रखिएगा। अब बात करें इसको 15 जून 1983 को दोस्तों पारित संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा भारत गणराज्य का सशस्त्र बल बना दिया गया। याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सशस्त्र बल कब बनाया गया CISF, दोस्तों 15 जून 1983 को पारित संसद ने एक अन्य अधिनियम द्वारा भारत गणराज्य का सशस्त्र बल बना दिया गया। इसके मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो शील वर्धन सिंह दोस्तों CISF के डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं। मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, ये कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों ये थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर 2022 की थीम की बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो एक अस्थायी कल के लिए आल लैंगिक समानता, दोस्तों ये इसकी थीम हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात करें जन औषधि दिवस की, ये कब मनाया गया, दोस्तों 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा ये डेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डेज और थीम, उनकी थीम क्या थी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबको डिटेल में कवर कर रहे हैं कि ताकि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, और दोस्तों पूछा ही जाएगा, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप वीडियो को इन तक देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। तो दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 7 मार्च को। अगर थीम की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें, दोस्तों जन औषधि दिवस 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाया गया। दोस्तों ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा मनाया गया, तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा इसे 7 मार्च 2022 को जन औषधि दिवस मनाया गया। दोस्तों बात करें पहला जन औषधि दिवस कब मनाया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा यह 7 मार्च 2019 को पहला जन औषधि दिवस मनाया गया था, जो कि पहला संस्करण था। और दोस्तों 2022 में चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया है। तो इसकी थीम क्या थी आपकी इस बार चौथे जन औषधि दिवस की,
तो दोस्तों याद रखिएगा जन औषधि जन उपयोगी, ये चौथे जन औषधि दिवस जो कि 7 मार्च 2022 को मनाया गया है, चौथा। और दोस्तों पहला 7 मार्च 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2022 में चौथा संस्करण जन औषधि दिवस का मनाया गया जिसकी थीम जन औषधि जन उपयोगी थी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द ब्लू बक अ राइटर्स जनरल, ये पुस्तक के लेखक कौन है। अब राइटर की बात करें द ब्लू बक अ राइटर्स जनरल की, तो दोस्तों ये लेखक और पत्रकार हो जाते हैं अमिताभा कुमार, याद रखिएगा अमिताभा कुमार जी की पुस्तक हो जाती है, राइटर हो जाती है इस पुस्तक के द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल के। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें दोस्तों, तो ये किसके द्वारा पब्लिश की गई ये पुस्तक, तो ये भी आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि ये पुस्तक किसके द्वारा पब्लिश की गई, तो याद रखिएगा हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा ये पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड किसकी बायोग्राफी हो जाती है। दोस्तों बायोग्राफी किसकी बात करें द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप एंड ऑथराइज की, दोस्तों ये उषा उत्पु जी की बायोग्राफी हो जाती है, याद रखिएगा उषा उत्पु जी की बायोग्राफी हो जाती है। राइटर की बात करें दोस्तों, इसके राइटर कौन हो जाते हैं, दोस्तों इसके राइटर विकास कुमार झा जी हो जाते हैं, याद रखिएगा विकास कुमार झा जो कि इस पुस्तक के राइटर हो जाते हैं। और दोस्तों इन्होंने उल्लास की नाव शीर्षक से हिंदी में लिखी गई है, ये पुस्तक हिंदी में दोस्तों अगर आपसे पूछता है किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों विकास कुमार झा जी के द्वारा लिखी गई है बायोग्राफी उल्लास की नाव शीर्षक से। और दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि इसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी किया गया है। दोस्तों ये विकास कुमार झा जी की बेटी हो जाती है सृष्टि झा, याद रखिएगा ये विकास कुमार झा जी की बेटी सृष्टि झा के द्वारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया है इस बायोग्राफी पुस्तक का। दोस्तों इसे पब्लिश किसके द्वारा किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा PRHI जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अब बात करें हाल ही में ये दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, दोस्तों याद रखिएगा DN पटेल जी को नियुक्त किया गया है, DN पटेल जी को। और इम्पॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों इनका पूरा नाम धीरू भाई नारायण भाई पटेल हो जाता है जिन्हें नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा धीरू भाई नारायण भाई पटेल इनका पूरा नाम हो जाता है। और दोस्तों इन्हें 7 जून 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप से नियुक्त किया गया था। दोस्तों ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे चीफ जस्टिस धीरू भाई नारायण भाई पटेल को, दोस्तों जिन्हें हाल ही में अभी रिटायर कर दिया जाएगा और इन्हें TD सैट का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों ये 12 मार्च 2022 को इनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले ही TD सैट का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। अगर दोस्तों बात करें TD सैट की तो इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लीएट ट्रिब्यूनल। दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है, याद रखिएगा टिट सैट का टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लीएट ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना की बात करेगा दोस्तों टिट सैट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, याद रखिएगा TD सैट की स्थापना कब हुई, तो 2000 में हुई। दोस्तों मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाता है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, तो धीरू भाई नारायण भाई पटेल जी को, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी थे। तो दोस्तों याद रखिएगा इस पॉइंट को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता पॉइंट। दोस्तों थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।